नमस्कार दोस्तों, यह है कक्षा 6 की आरबीएससी की 2019-20 सत्र वाली पाठ्य पुस्तक है। ठीक है ना, इसमें है ग्लोब। तो चलिए मिलकर अध्ययन करते हैं इनका शानदार तरीके से। ठीक, अध्याय 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लोब, इसमें जो फैक्ट आएंगे परीक्षा की दृष्टि से उनको अच्छी तरह से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्यायों में आपने जाना कि पृथ्वी सौर परिवार का एक सदस्य है। पृथ्वी सहित सभी ग्रह एवं उनके उपग्रह अपनी धुरी या अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अक्ष और परिक्रमण क्या है? क्या इसका दिन रात और ऋतुओं से संबंध है? ठीक है। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय में अंतर क्यों होता है? सूर्य और चंद्रग्रहण कैसे होते हैं? इन सवालों का उत्तर इस अध्याय के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये पूछ रहा है कि अक्ष और परिक्रमण क्या है? क्या इसका दिन रात और ऋतुओं से संबंध है? पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय में अंतर क्यों होता है? सूर्य और चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं? इन सवालों का उत्तर इस अध्याय में के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी गोल आकार की नजर आती है, किंतु पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य भाग से उभरी हुई है। इस तरह की आकृति को भू आव या पृथ्वाकार, ओवलेट, एल्पोसॉइड या जियोइड कहते हैं। ठीक, भूभाव। यह आ गया क्वेश्चन, बताइए भूभाव किसे कहते हैं? यहाँ पर निम्नलिखित में से भूभाव से संबंधित कथन सत्य है? भूभाव या पृथ्वाकार, ओवलेट, एल्पोसॉइड या जियोइड कहते हैं। हिंदी भाषा में भूभाव का अर्थ पृथ्वी के समान आकार का होता है। भूभाव का अर्थ पृथ्वी के समान आकार का होता है। ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी होने के कारण पृथ्वी का भूमध्यवर्तीय व्यास 12,756.6 12,756.6 12,756.6 ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा है ना, ये तो है भूमध्यवर्ती व्यास, भूमध्य रेखा है ये, और ये है ध्रुवीय व्यास। ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी होने के कारण पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास 12,756 है ना। ध्रुवीय व्यास है ना किमी, और ध्रुवीय व्यास है 12,714। ये 714 जब 1456 लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। 756 है ना, जब ये ज़्यादा है भूमध्य रेखा। अंतरिक्ष में ली गई पृथ्वी की तस्वीर तथा भूमध्यवर्ती एवं ध्रुवीय व्यास, तस्वीर तथा भूमध्यवर्ती एवं ध्रुवीय व्यास। ये व्यास है, ये अर्धव्यास है। वृत्त का केंद्र परिधि, ठीक है। वृत्त का केंद्र, ये वृत्त का केंद्र है, ये अर्धव्यास है, ये व्यास है। परिधि तथा व्यास, इस रेखा चित्र को देखकर पता लगाइए कि परिधि, व्यास एवं अर्धव्यास किसे कहते हैं। अपने शिक्षक की सहायता से इनकी परिभाषा बनाएं। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग, परिधि ये परिधि तो चारों है ना। वृत्त का केंद्र ये है, अर्धव्यास ये व्यास का आधा अर्धव्यास और व्यास ये पूरा। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर एवं ध्रुवीय परिधि लगभग 40,008 किमी है। ठीक, ध्रुवीय परिधि और भूमध्य रेखीय परिधि, जब ध्रुवीय परिधि है 40,008 ओनली और भूमध्य रेखीय परिधि है 40,075, 40,008 40,075। अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की तस्वीर तथा भूमध्यवर्ती ध्रुवीय व्यास, जब ये तो भूमध्यवर्ती व्यास हो गया
और ये ध्रुवीय व्यास हो गई। ये है भाई साहब 714, ये 756 है। आओ करके देखें। आपने चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ते हुए देखी होगी। अगर नहीं देखी हो तो जब कभी चंद्र ग्रहण पड़े तब अवश्य देखिए, क्योंकि गोल वस्तु की छाया गोल ही हो सकती है, गोल ही हो सकती है। पृथ्वी के इस भू आवीय आकार का पता सन 1671 में फ्रांस के खगोलशास्त्री जो रिचर को तब चला जब उन्हें फ्रांस के राजा लुई 14वें ने फ्रेंच गुयाना प्रदेश दक्षिण अमेरिका के एक टापू पर भेजा। ठीक ठीक है, ये परिधि है, ये व्यास है, ये अर्धव्यास है, ये वृत्त का केंद्र है ना। दोबारा देख लेते हैं। इस रेखा चित्र को देखकर पता लगाइए कि परिधि, व्यास एवं अर्धव्यास किसे कहते हैं। अपने शिक्षक की सहायता से इनकी परिभाषा बनाइए। पृथ्वी की भूमध्य की परिधि लगभग 40,075 किमी एवं ध्रुवीय परिधि लगभग 40,008 किमी है। आओ करके देखें। आपने चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ते हुए देखी होगी। अगर नहीं देखी हो तो जब कभी चंद्र ग्रहण पड़े तब आप ऐसे देखिए, क्योंकि गोल वस्तु की छाया गोल ही हो सकती है। पृथ्वी के इस भू आवीय आकार का पता सन 1671 में फ्रांस के खगोलशास्त्री जो रिचार को तब चला जब उन्हें फ्रांस के राजा लुई 14 ने फ्रेंच गुयाना प्रदेश दक्षिण अमेरिका के एक टापू पर भेजा। वह टापू विषुवत रेखा के पास था। वहां पहुंचने पर रिचर्ड ने देखा कि उनकी पेंडुलम घड़ी प्रतिदिन फ्रांसीसी समय से 2.5 मिनट पीछे चल रही। दोबारा देखते हैं। बात है सन 1671 में फ्रांस के खगोलशास्त्री जो रिचर को तब चला जब उन्हें फ्रांस के राजा लुई 14 ने फ्रेंच गुयाना प्रदेश दक्षिण अमेरिका के एक टापू पर भेजा। वह टापू विषुवत रेखा के पास था। वहां पहुंचने पर रिचर्ड ने देखा कि उनकी पेंडुलम घड़ी प्रतिदिन फ्रांसीसी समय से 2.5 मिनट पीछे चल रही थी। उस समय रिचर्ड इसके कारण को जान नहीं सके, परंतु 1687 में जब न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम को प्रकाशित किया तब रिचर्ड ने यह अनुमान लगाया कि वह टापू चूंकि विषुवत रेखा के समीप था, ठीक है, तथा फ्रांस विषुवत रेखा से दूर उत्तर में स्थित है। अपने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम को प्रकाशित किया तब रिचर्ड ने यह अनुमान लगाया कि वह टापू चूंकि विषुवत रेखा के समीप था तथा फ्रांस विषुवत रेखा से दूर उत्तर में स्थित है, इसलिए वहां गुरुत्वाकर्षण फ्रांस की तुलना में कम होने से पेंडुलम की गति धीमी हो गई थी। यह अनुमान लगाया गया कि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी क्षेत्रों के मुकाबले दूर होंगे। विषुवत रेखा के आसपास क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी क्षेत्रों के मुकाबले दूर होंगे, इसी वजह से वहां गुरुत्वाकर्षण में कमी रही होगी। इस प्रकार रिचर्ड के इस अनुमान द्वारा घड़ी के धीरे हो जाने के कारण पता तो चल रहा है। समझ में कोई नहीं बात भाई। अपने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम को प्रकाशित किया तब रिचर्ड ने यह अनुमान लगाया कि वह टापू चूंकि विषुवत रेखा के समीप था तथा फ्रांस विषुवत रेखा से दूर उत्तर में स्थित है, दूर उत्तर में, इसलिए वहां गुरुत्वाकर्षण फ्रांस की तुलना में कम होने से पेंडुलम की घड़ी धीमी हो गई थी। यह अनुमान लगाया गया कि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी क्षेत्रों के मुकाबले दूर होंगे। विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी क्षेत्रों के मुकाबले दूर होंगे, इसी वजह से वहां गुरुत्वाकर्षण में कमी रही होगी। इस प्रकार रिचर्ड के इस अनुमान द्वारा घड़ी के धीरे हो जाने का कारण तो पता चल रहा है, परंतु इससे पता नहीं चला कि पृथ्वी विषुवत रेखा के पास फैली हुई और ध्रुवों के पास चपटी क्यों है, जिसे समझने के लिए हम ग्लोब का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमने के कारण लगने वाले बल केंद्र प्रसारी यानी केंद्र से दूर धकेलने वाला बल या अपकेंद्रीय बल द्वारा पृथ्वी मध्य भाग में उभार लिए हुए तथा ध्रुवों पर चपटी है। क्या आप जानते हैं जब कोई वस्तु घुमावदार पथ पर गतिशील हो
तो वह बहिर्गामी बल महसूस करती है। इस बहिर्गामी बल को केंद्र प्रसारक बल कहते हैं। बल का प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान, वजन, घूमने की गति और केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। वस्तु जितनी बड़ी और वजनदार हो, जितनी तेजी से घूम रही हो, केंद्र से जितनी दूर हो, तो केंद्र प्रसार बल उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। केंद्र भूमिक बल ठीक इसके विपरीत होता है। केंद्र प्रसारक बल, केंद्र भूमिक बल। ठीक। बल का प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान यानी कि वजन और घूमने की गति और केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। वस्तु जितनी बड़ी और वजनदार हो, जितनी तेजी से घूम रही हो और केंद्र से जितनी दूर हो, तो केंद्र प्रसारक बल उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। केंद्र अभिमुख बल ठीक इसके विपरीत होता है। ठीक। जैसे कि अपन कोई थाली है, यहाँ पर कोई घंटी है, उसमें पानी भर के वो घंटी को घुमाते हैं तो उसमें पानी भरा हुआ है, जो वो बाहर की तरफ आता है ना, वो घुमाने पर वही है केंद्र प्रसारक बल। ठीक। ये दे रखा। आओ करके देखें। दिए गए रेखा चित्र को देखिए और समय यह क्रिया कीजिए और बताएं आपने क्या महसूस किया। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है। पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों, महाद्वीपों, महासागरों, विभिन्न देशों, द्वीपों आदि की आकृति, स्थिति, उनकी दिशा आदि को समतल कागज पर बनाए गए मानचित्र की अपेक्षा हम ग्लोब पर ज़्यादा सही रूप में दर्शा सकते हैं। इसलिए ग्लोब पर बने मानचित्र ही बिल्कुल सही मानचित्र होते हैं। विश्व के मानचित्र एवं ग्लोब की आपस में तुलना कीजिए। पृथ्वी का अक्ष तथा कक्ष। जब हम ग्लोब को देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें पृथ्वी सीधे होने के बजाय हमें एक तरफ झुकी हुई नज़र आती है। जब आप देखेंगे कि यह किस प्रकार झुकी हुई है तो आपको पता चलेगा कि ग्लोब के स्टैंड पर एक कील है जो ग्लोब के भीतर से उसके आर पार हो रही है। इसी की सहायता से ग्लोब झुका हुआ है। इसी कील को हम अक्ष कहते हैं। इसी अक्ष पर हम ग्लोब को स्वतंत्र रूप से घुमा सकते हैं। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66 से 1/2 का कोण बनाता है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से, अर्थात पृथ्वी को घूर्णन करने का अक्ष उसके परिक्रमण कक्ष पर झुका हुआ है। पृथ्वी का अक्ष है ना अपने परिक्रमण तल से 66 से 1/2 का कोण बनाता है, अर्थात पृथ्वी को घूर्णन करने का अक्ष उसके परिक्रमण कक्ष पर झुका हुआ है 66 से 1/2। जब ये है वो 66 से 1/2 अक्षीय झुकाव। परिक्रमण कक्ष तल से लंबवत है ना, अक्षीय झुकाव 23 से 1/2। दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, परिक्रमण कक्ष, विषुवत रेखा। अच्छा, विषुवत रेखा, परिक्रमण कक्ष, उत्तरी ध्रुव। अक्षीय झुकाव कितना है? 23 से 1/2 और ये यहाँ से 66 से 1/2। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66 से 1/2 का कोण बनाता है। तल से अर्थात पृथ्वी को घूर्णन करने का अक्ष उसके परिक्रमण कक्ष पर झुका हुआ है। अक्षांश। पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से भूगोलवेत्ताओं ने कुछ लेटी हुई तथा कुछ खड़ी रेखाओं की रचना की है।
इन्हीं रचनाओं में से पृथ्वी पर आड़ी लेटी हुई, आड़ी यानी कि ये पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम है ना, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम रेखा जो दो बराबर भागों में विभाजित करती है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा नाम दिया गया है। इस प्रकार विषुवत रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी को उत्तर एवं दक्षिण दो बराबर भागों में विभाजित करती है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसी भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति अक्षांश है। उत्तर दक्षिण में विभाजन की दृष्टि से कुल 180 अक्षांश होते हैं। उत्तर जैसे कि ये है, जब ये है अक्षांश ना, उत्तर दक्षिण में विभाजन की दृष्टि से कुल 180 अक्षांश होते हैं। समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की तरफ जाने पर विषुवत रेखा, जैसे कि ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती जाती है। उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव दक्षिण ध्रुव तो बिंदु हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। प्रमुख अक्षांश व्रत, विषुवत रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, है ना, 0 डिग्री भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। 23.1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और 23.1/2 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। कर्क और मकर रेखाओं के मध्य के भाग को उष्णकटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा से आकृष्ट वृत्त 66.1/2 उत्तर तथा मकर रेखा के अंटार्कटिक वृत्त 66.1/2 दक्षिण के मध्य स्थित भूभाग को उत्तरी एवं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध तथा आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तथा आर्कटिक वृत्त से दक्षिण ध्रुव के मध्य स्थित भूभाग को शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ये ताप कटिबंध है। इनकी जानकारी हम अगले अध्याय में विस्तृत रूप से प्राप्त करेंगे। देखिए, ये अक्षांश रेखा है ना, भूमध्य रेखा और 90 डिग्री 60 30 0, इधर है भूमध्य, कर्क, मकर, आर्कटिक और अंटार्कटिक अक्षांश रेखाओं की स्थिति। भूमध्य कर्क है ना, जब ये भूमध्य है, कर्क मकर 23.1/2 23.1/2 मकर 90 डिग्री दक्षिण 66.1/2 66.1/2। कर्क और मकर रेखाओं के मध्य भाग को उष्णकटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त 66.1/2 उत्तर है ना, ऊपर का आर्कटिक है, नीचे का अंटार्कटिक वृत्त है। देशांतर एवं देशांतर रेखाएं, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जो लंबवत यानी कि ये है ना, लंबवत रेखाएं, खड़ी रेखा जिससे मध्य भाग में खींची जाती है उसे 0 देशांतर रेखा कहा जाता है। 0 देशांतर रेखा तो ये है, और भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा है ना, और 0 अक्षांश रेखा या फिर भूमध्य रेखा एक ही बात है। और ये है देशांतर।
ये ऐसे ही याद किया है अक्षांश, है ना। अक्षांश है तो वो है भूमध्य रेखा, यानी कि भू को मध्य से विभाजित करने वाली, है ना, भू को मध्य से विभाजित करने वाली। और देशांतर ये है खड़ी वाली। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जो लंबवत रेखा, खड़ी रेखा जिसके मध्य भाग में खींची जाती है उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। इस प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान को कोणीय स्थिति देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है। समान देशांतरों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ये देशांतर रेखा है, 0 ग्रीनविच रेखा। अक्षांश तो ऊपर जाते हैं ना जब कम होती जाती है, नीचे जाते हैं तो कम होती जाती है। ये भी ऊपर जाते हैं तो कम होती जाती है, मिलती है ना भाई, ऐसे नीचे है। देखते हैं। क्या आप जानते हैं विषुवत रेखा, ग्रीनविच रेखा, सभी अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर वास्तव में नहीं पाई जाती। ये सभी काल्पनिक रेखाएं ग्लोब या मानचित्र पर खींची होती है। ग्लोब पर दर्शाई गई इन काल्पनिक रेखाओं से किसी भी महासागर, महाद्वीप, द्वीप, देश, क्षेत्र की निश्चित स्थिति तथा समय का पता लगाया जा सकता है। पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान को कोणीय स्थिति देशांतर कहलाती है। देशांतर कुल संख्या 360 होती है। 360 समान देशांतरों को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर समान देशांतरों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। यह रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची जाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री, ठीक है ना। एक याद होगी ना, दूसरी हो जाएगी भूमध्य। भूमध्य ये भू को मध्य से विभाजित कर रही है, तो ये आड़ी है तो ये अक्षांश है। बस अब दूसरी वही है ग्रीनविच या देशांतर। 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। इस रेखा के पश्चिम स्थित 100 डिग्री देशांतर तथा पश्चिमी देशांतर, है ना, पश्चिम में स्थित 180 देशांतर तथा पश्चिम देशांतर तथा पूर्व में 180 देशांतर तक पूर्वी देशांतर रेखाएं स्थित है। आओ करके देखें। विद्यालय में उपलब्ध ग्लोब को देखकर अपने देश की स्थिति को पहचानिए। स्थानीय एवं मानक समय। अब तक हम यह जान चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। इसी वजह से पृथ्वी के पूर्वी भाग में सूर्योदय पहले होता है तथा पृथ्वी 24 घंटों में एक घूर्णन को पूरा करती है। स्थानीय एवं मानक समय। यह क्वेश्चन आ चुका है भाई अपने। अब तक हम ये जान चुके हैं कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर पश्चिम से पृथ्वी अपने अक्ष पर, यह अक्ष है पश्चिम से पूरब, जैसे कि मान ली जाए, है ना, अपना यहाँ उत्तर है, ये दक्षिण है ना, और इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जब पश्चिम से पूरब यूँ ऐसे, पश्चिम से पूरब
है ना, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। यही पूछ लेगा ना तो नहीं आएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमती है? पश्चिम पश्चिम से पूर्व घूमती है। इसी वजह से पृथ्वी के पूर्वी भाग में सूर्योदय पहले होता है तथा यह पृथ्वी 24 घंटों में एक घूर्णन को पूरा करती है। इस प्रकार में पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। चूंकि 24 घंटे में पृथ्वी 360 घूमती है, यानी कि एक चक्कर है 360। पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 घूमती है। क्योंकि 24 घंटे में पृथ्वी 360 घूमती है तो यह एक घंटे में 15 घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी। आई बात समझ में? यानी कि भाई ये रही है ना 360 डिग्री, इसमें दे दिया 24 घंटे का भाग। जब एक घंटा निकलाया, एक घंटा का मतलब है 1 घंटा में घूमेगी ये 15 डिग्री। ठीक, 15 डिग्री 15 डिग्री। इस प्रकार पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। सही। इस प्रकार पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, जिसे हम दिए गए सूत्र की सहायता से समझ सकते हैं। पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है बराबर 1 घंटे में, अर्थात 60 मिनट में। सही है। अतः 1 डिग्री घूमेगी, है ना, 60 मिनट में 15, 15 चौको 60, 4 मिनट। अब 1 घंटा की निकालेंगे अपन ने, वही 60 में 15 को भाग देते हैं। 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में। जैसे कि ये घूम रही है, जब ये घूमी है ना, जब ये 1 घंटा है, अब ये 1 घंटा है ना यहाँ से यहाँ तक, जब 1 घंटा है लेकिन 15 डिग्री है, 1 घंटा के साथ 15 डिग्री है, 60 मिनट तो 60 में 15 भाग दे 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी 4 मिनट में। ठीक, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि सूर्य की किरण को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब पश्चिम से पूरब पश्चिम से पूरब है ना, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है तो सूर्य की किरणें देशांतर रेखाओं पर पड़ती है, जिसमें पहले से किरणें पूर्वी देशांतरों पर और बाद में पश्चिमी देशांतर पर पड़ती है। इस प्रकार किन्हीं 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का समय का अंतर होता है। सही है। स्थानीय समय। किसी स्थान का सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। जब सूर्य हमारे सिर की सीध में ऊपर होता है तो 12 बजे का समय माना जाएगा। उस स्थान पर किसी खंभे की सबसे लंबी परछाई क्रमशः सूर्योदय और सूर्यास्त को बताती है। एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का समय एक जैसा तथा पूर्व पश्चिम हर देशांतर पर स्थानीय समय अलग होता है। अतः हम जब किसी स्थान 1 डिग्री पूर्व की तरफ जाते हैं तो उस जगह के स्थानीय समय में 4 मिनट जोड़ दिए जाते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम 1 डिग्री पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं, ठीक है, किसी स्थान से 1 डिग्री पूर्व की तरफ जाते हैं तो 4 मिनट जोड़ दिए जाते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम 1 डिग्री पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं तो उस जगह के स्थानीय समय में से 4 मिनट घटा देते हैं। ठीक, इधर जाएंगे तो प्लस होगा, इधर जाएंगे तो माइनस होगा। पूर्व की तरफ प्लस है ना, पूर्व है प्लस है। ठीक,
इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। अगर हम मान लें कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर वहाँ का स्थानीय समय सुबह के 8 बजे है, तो इसी स्थान से यदि हम 1 डिग्री पूर्वी देशांतर की तरफ जाते हैं तो स्थानीय समय 4 मिनट बढ़ जाएगा। इस प्रकार वहाँ 8 बजे 4 बजे प्रातः बजे हैं, 8 4 है। जबकि 1 डिग्री पश्चिम देशांतर हो जाने पर स्थानीय समय 8-4 यानी 7:56 बजे मिनट होगा। ठीक है। प्रमाणिक समय। हमें यह जानकारी मिलती है कि प्रत्येक देशांतर का अपना अपना अलग समय होता है। इस तरह किसी भी एक देश में कई देशांतर रेखाएं होती है जो एक देश में कई स्थानीय समय हो सकते हैं। सभी स्थानों का समय उनके देशांतरों से निर्धारित करेंगे। किसी भी देश के एक निश्चित समय का पता लगाने में समस्या आएगी क्योंकि वहाँ से अनेक देशांतर रेखाएं गुजरती है। जैसे जब जयपुर में 8 बजे होंगे तब जैसलमेर में 7:40 का समय होगा। 8 बजे हो गई है ना, 7:40 का समय होगा क्योंकि इन दोनों शहरों के मध्य लगभग 5 देशांतरों का अंतर है। अच्छा, अब आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार के समय में अंतर से हम सभी के कार्यों पर अलग अलग स्थानों के कारण अलग अलग समय होने पर बहुत असुविधा होगी। इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रत्येक देश ने अपना प्रामाणिक समय निर्धारित किया है जो इस देश के मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा से निश्चित किया गया है। इस रेखा पर होने वाले समय को उस देश का प्रामाणिक समय या मानक समय कहते हैं। हम मानक समय की गणना ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है के संदर्भ में करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश का मानक समय 82/1/2 पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया है। क्योंकि यह देशांतर ग्रीनविच से 82/1/2 पूर्व दिशा में स्थित है, पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया है। चूँकि यह देशांतर ग्रीनविच से 82/1/2 पूर्व दिशा में स्थित है, इसलिए ग्रीनविच रेखा के स्थानीय समय में 5.5 घंटे जोड़ने पर भारत के समय का पता लगाया जाता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। 82/1/2 पूर्व दिशा में स्थित है, इसलिए ग्रीनविच रेखा के स्थानीय समय 5.5 घंटे जोड़ने पर भारत के समय का पता लगाया जाता है। 82/1/2 पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया है। चूँकि यह देशांतर ग्रीनविच से 82/1/2 पूर्व दिशा में स्थित है, इसलिए ग्रीनविच रेखा के स्थानीय समय में 5.5 घंटे जोड़ने पर भारत के समय का पता लगाया जाता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखें। प्रशांत महासागर विश्व का प्रमाणिक समय ये है भाई ग्रीनविच रेखा। ये इधर ये प्लस होता जा रहा है, +1 +2 +3 है ना, और +4 +5 +6 +7 +8 +9 10 11 है ना, और इधर माइनस है। ठीक, पिछले पृष्ठ पर दिए गए मानचित्र को देखकर पता लगाइए कि कहाँ कहाँ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को टेढ़ा मेढ़ा किया गया है। वह किन महासागरों से होकर गुजरती है? टेढ़ा मेढ़ा। जीरो डिग्री तो येड़ी, टेढ़ा मेढ़ा यहाँ है। पता लगाइए कि अगर ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 8 बजे हैं तो भारत में क्या समय हो रहा होगा।
सुबह के 8 बज रहे हैं। अगर 8 बज रहे हैं तो 8 में सो 8 9 10 11 12 इन 12:30 बज रहे होंगे अपने यहाँ पे। 12:30 किसके? सुबह के। सही है, क्योंकि प्लस ही तो होते हैं 5.5 घंटा। यदि किसी देश का पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक हो तब ऐसी स्थिति में उस देश में एक से अधिक मानक समय का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि पश्चिम एवं पूर्वी समय अंतराल बहुत अधिक होता है। रूस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में एक से अधिक मानक समय है। रूस, अमेरिका, कनाडा, ठीक, रूस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में एक से अधिक मानक समय है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्व देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा एक ही होती है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। एक ही होती है, ये आर पार है ना। इस रेखा से नई तिथि की शुरुआत मानी जाती है। 0 डिग्री से 180 पूर्वी देशांतर के बीच का समय आगे है ना, पूर्व साइड आगे, और 0 डिग्री 180 पश्चिम देशांतर के बीच का समय पीछे रहता है। क्या आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन कम कर दिया जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर, जैसे कि पूर्व ये है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन कम कर दिया जाता है। कह दिया जाता है ये अपना पूर्व है, इधर पश्चिम है। ये पूर्व है अपना, ये पश्चिम है। जब ये बोल रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन कम कर दिया जाता है, एवं पश्चिम से पूर्व की ओर करने पर एक दिन जोड़ दिया जाता है। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी पर रहते हुए कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं, तथा पृथ्वी पर कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात क्यों होती है। इसका कारण है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ होती है, दैनिकीय घूर्णन गति, वार्षिकीय परिक्रमण गति। दैनिक जैसे कि अपने अक्ष पर घूमती है 24 घंटा, वो तो है दैनिकीय घूर्णन गति, और वार्षिक 365 वो है परिक्रमण गति। पृथ्वी की गतियाँ, घूर्णन गति, परिक्रमण गति। घूर्णन गति, आप यह समझ चुके हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसे लट्टू अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक वैसे ही पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर घूर्णन पूरा करती है। इसलिए एक दिन 24 घंटे का होता है, जिसे सौर दिवस के नाम से जाना जाता है। ठीक, सौर दिवस। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना 2 कारणों में महत्वपूर्ण है। पहला, पृथ्वी के घूमने से समय के मापन का एक सुविधाजनक पैमाना मिलता है, जिसे 24 घंटों को दिन और रात, घंटों, मिनट तथा सेकंड में विभाजित किया जा सका है ना। दूसरा, दोबारा देखते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना करना 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, पृथ्वी के घूमने से समय के मापन का एक सुविधाजनक पैमाना मिलता है, जिससे 24 घंटों को दिन और रात, घंटों, मिनट तथा सेकंड में विभाजित किया जा सकता है। दूसरा, पृथ्वी की भौतिक व जैविक प्रक्रियाएं घूर्णन से अत्यधिक प्रभावित होती है। हमारी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही यहाँ पर दिन और रात की प्रक्रिया चलती है। पृथ्वी पर दिन रात किस विधि के कारण बनते हैं, घूर्णन या परिघूर्णन? घूर्णन, घूर्णन या परिक्रमण, घूर्णन है।
पृथ्वी पर सभी जीव जंतु इसी दैनिक क्रम के साथ चलते हैं। पेड़ पौधे दिन में सौर ऊर्जा को एकत्र करके रात में उसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार कुछ पशुओं की क्रियाशीलता दिन में होती है तो कुछ की रात में। दिन रात का यही चक्र पृथ्वी के दैनिक तापीय चक्र को गतिशील बनाए रखता है। आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि भाई साहब पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोल है, इसी कारण एक समय में इसके सिर्फ आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य की तरफ वाले भाग दिन में होता है, लेकिन दूसरा भाग जो सूर्य के विपरीत होता है वहाँ पर रात होती है। इस प्रकार गोलों पर वह व्रत गोला जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। जैसे कि भाई साहब ये सूर्य की किरणें पड़ रही है तो यहाँ पे दिन है, और जो पीछे वाला है जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच रहा है वो रात है। जब पृथ्वी घूमती है यूँ वो घूमेगी है ना, तो फिर ये इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक, इसे प्रदीप्त या प्रकाश व्रत कहा जाता है। प्रदीप्त या प्रकाश व्रत, पृथ्वी पर दिन रात होना। आओ कर कहते हैं, एक टॉर्च लीजिए तथा इसके द्वारा ग्लोब पर किसी एक दिशा से लगातार रोशनी डालें और ग्लोब को अपने अक्ष पर घुमाकर देखिए। इससे आप समझ जाएंगे कि पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया कैसे होती है। अब है परिक्रमण गति। पिछले अध्याय में आप यह जान चुके हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जिस पथ रास्ते पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसी पथ को कक्ष कहा जाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 4/1/2 का कोण बनाती है। सतह से, जैसे कि ये सतह है, जब ये 66/1/2, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को ही परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को ही परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है। इसी कारण एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। शेष बचे हुए 6 घंटे 4 वर्षों में 24 घंटे यानी कि एक दिन बनाते हैं। इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में यह एक दिन फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इसी कारण उस वर्ष में हर चौथे वर्ष फरवरी का महीना फरवरी का महीना 28 दिनों की बजाय 29 दिनों का होता है, जिसे हम लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। जैसे वर्ष 2012 एक लीप वर्ष था। हो करके देखें, सन 2012 के बाद अगले 5 अधिवर्षों का पता लगाइए। ऋतु में आ रही है भाई साहब। आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23/1/2 के कोण पर झुकी हुई है। इस झुकी हुई स्थिति में ही यह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करती है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में ऋतुओं का एक चक्र पृथ्वी द्वारा की गई सूर्य की परिक्रमा पर निर्भर होता है। पृथ्वी पर एक वर्ष में मार्च से माह से सितंबर माह के बीच सूर्य की सीधी किरण उत्तरी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। पृथ्वी पर एक वर्ष में मार्च माह से सितंबर माह के बीच पृथ्वी में एक वर्ष में मार्च माह से सितंबर माह के बीच सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य गिरती है। पृथ्वी पर एक वर्ष में मार्च माह से सितंबर माह के बीच
पृथ्वी पर एक वर्ष में मार्च माह से सितंबर माह के बीच सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी उष्णकटिबंध क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य गिरती है। पृथ्वी पर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर माह के बीच सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य गिरती है। पृथ्वी का परिक्रमण कक्ष उत्तरी व दक्षिणायन विषुव और ऋतुएं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई। पृथ्वी पर एक वर्ष में मार्च माह से सितंबर माह के बीच सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य गिरती है। विषुवत रेखा और कर्क रेखा के ठीक दोबारा से देख ले। पृथ्वी पर एक वर्ष में मार्च माह से सितंबर माह के बीच सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। उत्तरी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और विषुवत रेखा और कर्क रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य गिरती है। इसमें ऊपर वाले मध्य गिरती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। यही स्थिति पुनः सितंबर माह से मार्च माह के बीच सूर्य की सीधी किरणें दक्षिणी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और मकर रेखा के मध्य गिरती है। अब यही सिचुएशन है ना, ये बाड़ी अब यहाँ होगी दक्षिण में, लेकिन ये होगी सितंबर माह से। ये ऊपर अपने को याद कर लेंगे तो ये दक्षिण में सेम हो जाए, क्योंकि उत्तर बाड़ा दक्षिण के सेम विपरीत है। ठीक है, विलोम शब्द है। जब सितंबर माह से मार्च माह के बीच से सूर्य की सीधी किरणें दक्षिण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और मकर रेखा के मध्य गिरती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत और दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत और दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में शीत और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, विपरीत होती है। ये है सिचुएशन। भाई अपने हो रहा है क्या, बसंत ऋतु विषुव 21 मार्च, फिर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु उत्तरी अन्यांत 21 जून। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु और यहाँ पे अपने गर्मी है ना, तो यहाँ पे शीत है। अब ये हो रहा है विषुव 23 सितंबर बसंत ऋतु, फिर उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है तो दक्षिणी अन्यांत में 22 दिसंबर, दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। अच्छा, विपरीत है दक्षिणी ध्रुव 21 मार्च, विषुव 23 सितंबर शरद ऋतु सूर्य। ठीक, बसंत ऋतु विषुव 21 मार्च, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु 21 जून, दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु
उत्तरी गोलार्ध का विपरीत है, वसंत ऋतु है ना। और 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। अच्छा, यहाँ पे सर्दी है तो यहाँ पे गर्मी, यहाँ पे क्या है, गर्मी है तो यहाँ पे सर्दी। अब अपने यहाँ पे सर्दी चल रही है तो यहाँ पे गर्मी है। 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें बृहस्पति व्रत पर होती है। इस दिन पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं 21 मार्च को, जिसे उत्तरी विषुवत या वसंत विषुव कहते हैं। 21 मार्च को है ना, उत्तरी वसंत या वसंत विषुव 21 मार्च। इस समय न तो अधिक सर्दी होती है न अधिक गर्मी। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु, दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 21 मार्च के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा की तरफ बढ़ती है। कर्क रेखा, जैसे कि ये विषुवत है, ये कर्क और ये मकर, जो कर्क रेखा की तरफ बढ़ती है और 21 जून को सीधी किरणें कर्क रेखा पर गिरती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है तथा इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। इसे उत्तरी अयनांत कहा जाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तथा दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस समय उत्तरी अयनांत कहा जाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तथा दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 21 जून के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे है ना कर्क रेखा से, है ना, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती है और 23 सितंबर को सीधी किरणें फिर से विषुवत रेखा पर गिरती है। इस दिन पर पृथ्वी व दिन व रात बराबर होते हैं। ठीक है, कुछ बात आई समझ में? 21 मार्च को बराबर है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु है तो दक्षिण में शरद ऋतु है। फिर 21 जून कर्क रेखा है ना, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है ना, यानी कि दक्षिण गोलार्ध में सर्दी पड़ती है ना। 21 जून, अब 21 जून के बाद में धीरे धीरे होती है विषुवत रेखा पर बढ़ती है और 23 सितंबर की सीधी किरणें फिर से विषुवत रेखा पर गिरती है। 21 मार्च, 21 जून, 21 जून के पश्चात 23 सितंबर को सीधी किरणें फिर से विषुवत रेखा पर गिरती है। इस दिन पुनः पृथ्वी दिन व रात बराबर होते हैं। इसे दक्षिण विषुव कहते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु। 23 सितंबर को 23 सितंबर बजा सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे मकर रेखा की तरफ बढ़ती है तो 22 दिसंबर को सीधी किरणें मकर रेखा पर गिरती है। इस कारण दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन एवं उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है 22 दिसंबर। अच्छा, सबसे लंबी रात 23 सितंबर, 22 दिसंबर को सीधी किरणें मकर रेखा पर गिरती है। इस कारण है ना 23 सितंबर है सबसे लंबा दिन। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है एवं दक्षिण अयनांत, इसमें दक्षिण गोलार्ध में गर्मी की ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु होती है। 22 दिसंबर के बाद सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा की विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती है और 21 मार्च को सीधी किरणें पुनः विषुवत रेखा पर गिरती है। इस दिन पुनः पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं।
इस प्रकार सूर्य विभिन्न ऋतुओं से गुजरते हुए अपने कक्ष में यह परिक्रमण 1 वर्ष में पूरा करती है। 21 मार्च, फिर 21 जून। यहाँ पर गर्मी है, यहाँ पे सर्दी है। उत्तर में गर्मी है, नीचे सर्दी है। और ये 22 दिसंबर, ये अपने अनुसार है ना। 21 मार्च, 21 जून, फिर 23 सितंबर बसंत ऋतु। फिर दक्षिण 22 दिसंबर ग्रीष्म ऋतु। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर। ठीक है, अपने अनुसार दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण बहुत ही रोचक तथा भव्य खगोलीय घटना है। इसे देखने के लिए वैज्ञानिक हमेशा उत्सुक रहते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा की अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमण के दौरान एक स्थिति ऐसी आती है जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इस स्थिति में जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य, ये सूर्य है। चंद्रमा, पृथ्वी व सूर्य, ये चंद्रमा है। ये पृथ्वी है, ये सूर्य के मध्य आ जाता है ना। तब सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा द्वारा अवरुद्ध हो जाती है तो ये किरण पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती, दिखेगी नहीं। तो इस स्थिति में सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक, पृथ्वी के किसी भाग में पूर्ण ग्रहण देखा जा सकता है और कहीं आंशिक ग्रहण देखा जा सकता है। इसी कारण जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाती है तब सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी द्वारा बाधित होने के कारण चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। इसी प्रकार जब पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है। अब सूर्य ग्रहण कभी नहीं होता भाई, है ना। पृथ्वी, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, बीच में आ गई पृथ्वी। सूर्य व चंद्रमा के मध्य आ जाती है तब सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी द्वारा बाधित होने के कारण चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। यहाँ आंशिक ग्रहण दिखेगा। ठीक, सूर्य, चांद, पृथ्वी, सूर्य ग्रहण। चांद आने पर सूर्य ग्रहण होता है। और ये चंद्र ग्रहण है। ये सूर्य है, ये चांद है, बीच में पृथ्वी है। ठीक, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा। चांद आ रहा है जब सूर्य ग्रहण हो रहा है और पृथ्वी आ रही है जब चांद ग्रहण हो रहा है। आओ करके देखें। एक टॉर्च तथा एक बड़ी एवं छोटी गेंद लीजिए। दोनों गेंदों को एक सीधी रेखा में रखिए। बड़ी गेंद को पहले एवं छोटी गेंद को बाद में रखिए। अब टॉर्च को सूर्य का प्रतीक मानकर बड़ी गेंद पर रोशनी डालिए। अब देखिए कि बड़ी गेंद की छाया किस प्रकार छोटी गेंद पर पड़ती है। ठीक, ये पाठ था भाई। गुरुत्वाकर्षण किसी भी पिंड द्वारा अपनी ओर खींचने की शक्ति। मानक समय किसी देश की प्रमुख देशांतर रेखा से माना गया समय। किसी पिंड द्वारा अपनी ओर खींचने की शक्ति, किसी देश की प्रमुख देशांतर रेखा से माना गया समय। तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर, नए दिन की शुरुआत का स्थान।
गुरुत्वाकर्षण, मानक समय, तिथि रेखा। अभ्यास प्रश्न, वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध व दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करती है कहलाती है। ये तो वो है ग्रीनविच ने विषुवत रेखा। ग्रीनविच तो ये है ना विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। पृथ्वी पर एक अधिवर्ष में 365 दिन होते हैं। पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास से अधिक होता है। भारत का मानक समय व्यास से 1/2 पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी कर्क रेखा पर गिरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि इसमें क्या आएगा? भारत का मानक समय यही है व्यास से 1/2 इलाहाबाद नैनी से है ना। पृथ्वी को भूमध्यवर्ती व्यास, भूमध्यवर्ती व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक होता है। ठीक है। इक्कीस जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ना बृहस्पति कर्क ये मकर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या महत्व है? अक्षांश रेखा एवं देशांत रेखाओं में क्या अंतर है? पृथ्वी की गतियाँ कौन कौन सी है समझाइए। स्थानीय समय एवं प्रमाणिक समय में क्या अंतर है? पृथ्वी पर दिन रात कैसे बनते हैं चित्र बनाकर समझाइए। ऋतुओं का बदलना पृथ्वी की किस गति से संबंधित है और क्यों? ऋतुओं का बदलना पृथ्वी की किस गति से संबंधित है और क्यों? ये पाठ हो चुका है भाई साहब। हाँ, देख लेते हैं एक फिर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रमाणिक समय एक डिग्री 4 मिनट में 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। प्रमुख अक्षांश व्रत अक्षांश अक्ष तथा कक्ष है ना। अक्षीय झुकाव 23 से 1/2 और ये तल से है 66 से 1/2। केंद्र प्रसारक 1671 जोरिचर बुआव। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।